नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। इतनी चिंता इतनी दुविधा के बीच योगेंद्र सर आपके सामने हाजिर हैं। बहुत सारे बच्चे टेंशन ले रहे, सर कैसे करें 29 तारीख एग्जाम है, कुछ पढ़े नहीं है, पढ़ना छोड़ दिए थे। क्यों लेते हो टेंशन, मैं तो हूँ यहाँ पे। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। एग्जाम 29 तारीख को है, बचे हैं आपके पास 4-5 दिन। 23 तारीख को आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और क्या ऐसा करने वाले हो सर कि टेंशन नहीं लेने बोल रहे हो। 24, 25, 26, 27, 28, ये 5 आपके पास कंप्लीट डेज बचे हुए। ठीक है, आज को मिला के बाद तो रात हो गई और वीडियो मिलते मिलते आपको शायद रात हो रही है। 5 कंप्लीट डेज बचे हैं। 25 मार्क्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो सर अब कैसे कर डाले, 5 दिन में पढ़ डाले क्या? पढ़ो नहीं पढ़े हो अलग बात है। अभी मैं जो ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आ रहा हूँ बैक टू बैक, ये एप्लीकेशन में डल रहा है, ये सिर्फ यूट्यूब के लिए है। एप्लीकेशन में तो सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर करा चुके हैं, तामे सर, सुमन मैडम, ये सब कवर करा ही चुके हैं। अब मैं ये जो ऑब्जेक्टिव्स कराऊंगा उतना करके चल देना। सर थ्योरी नहीं पढ़े तो इसमें मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। धारा 1, 2, 3, 4 आना तो सब में क्या है, और धारा अगर कोई आंसर ले रहा है 3 तो क्यों ले रहा है, उसके अंतर्गत और क्या प्रावधान है, सब चीज़ बताते चलूंगा। एक वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए क्या लाभदायक रहेगा। ये करना 25 मार्क्स तो आप कम से कम अवॉइड नहीं करोगे, और ये अगर अवॉइड करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, डैम श्योर है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक, तो चिंता करने की बात नहीं है, ये पूरे सीरीज देखना। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जो पहली बार आ रहा है वो भी, और जो है और सब्सक्राइब नहीं किया वो भी। ठीक है, कमेंट करके बताना और किस टाइप का मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक, कई बच्चे उस बात को लेके परेशान है कि सर जो शुरू का पार्ट है 20 मार्क्स का छत्तीसगढ़ लैंग्वेज, वो जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। दो तरह का है, देखो स्पष्ट नहीं बोला है, और मैं अगर जैसा पढ़ा और मुझे समझ आया, आगे चल के एक इंटरव्यू वाला मार्क्स है ना, तो उसमें बोला है कि पार्ट बी और सी डी ऐसा कुछ है, तो वो 80 मार्क्स को काउंट कर रहा है, उसका 10% इंटरव्यू मार्क्स जुड़ेगा बोल रहे हैं, मतलब उसका इंटरव्यू मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, शायद ऊपर को क्वालिफाई कर रहा सही में। और एक जगह लग रहा है कि मिनिमम 50% लाने, और मिनिमम 50% मतलब मैक्सिमम आप कितना भी लेके आओ तो भी तो पासिंग ही होगा, लेकिन शायद उसका हो सकता है मार्क्स जुड़े। अब कुल मिला के सर आप हमको क्या करना है, आपको बस पढ़ना है, अच्छे से ही पढ़ना है। क्या पता टफ आ जाए तो बेटा वो वही क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, फिर इधर दमखम लगा रहे हो, कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, चलिए अभी जैसे आपके मन में चिंता जागृत हो रही है, हर बच्चे के में मन में ये चिंता जागृत होगी कि सर अभी 4-5 दिन ही बचे हैं, क्या किया जाए क्या किया जाए। मैंने बोला 5 फुल डेज हैं आपके पास, 24 से लेकर 28 तक का। उसमें पूरा जी तोड़ मेहनत करिए, पुराना सोचो मत और आगे कभी मत सोचो। एट प्रेजेंट जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हो वो करिए। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम दिलाने आएंगे, लाखों के ऊपर फॉर्म भरे होंगे, हो सकता है एग्जाम दिलाने बहुत कम लोग पहुंचे, अच्छे अच्छे योद्धा हो और आपकी तैयारी थोड़ी सी कमजोर हो, लेकिन उससे डरना नहीं है, कभी भी भीड़ से नहीं डरना हमको। ठीक है, एक शायरी मुझे याद आती है कि भीगती आंखों के मंजर नहीं देखे जाते। सुनना इस बात को और जहन में उतार लेना इस बात को, भीगती आंखों के मंजर नहीं देखे जाते, हमसे अब इतने समंदर नहीं देखे जाते। उनसे मिलना है तो सादा मिजाजी से मिलो, उनसे मिलना है तो सादा मिजाजी से मिलो, आईने भेष बदल कर नहीं देखे जाते। वजूदारी तो बुजुर्गों की अमानत है मगर, वजूदारी तो बुजुर्गों की अमानत है मगर, हमसे अब ये बिकते हुए जेवर नहीं देखे जाते। और ये आखिरी लाइन आपके लिए, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा। अरे लाख लोग दिला रहे एग्जाम, क्या दिक्कत है, हमको एक पोस्ट से मतलब ना। जिंदा रहना तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। ठीक है, तो बस आपको भी लश्कर यानी कि भीड़ नहीं देखना है, सेना नहीं देखना है, आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास भी एक पीडीएफ है, हैंड रिटन फॉर्मल है, और ये क्वेश्चंस आप लगभग हर जगह देख लिए होंगे, सबको ये टापा टूप एक दूसरे कॉपी पेस्ट मार के पढ़ा दे रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ, है ना। फ्रैंकली स्पीकिंग यही कर रहा हूँ मैं भी, इधर उधर से क्वेश्चन मिले हैं, मेरे अपने खुद के भी क्वेश्चंस बनाए गए थे, ये वाला भी हर जगह मिला है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ बना रहा हूँ। चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सहायक रजिस्ट्रार से ओत प्रोत है, धारा डैश के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटी का सहायक रजिस्ट्रार। देखो, सहायक रजिस्ट्रार से ओत प्रोत है, धारा डैश के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटी का सहायक रजिस्ट्रार। यहाँ पे आप ऑप्शन लेने की गलती क्या क्या कर सकते हैं मैं बता रहा हूँ। ये इस अधिनियम में देखोगे तो अधिनियम में सबसे पहला जो धारा रहता है, हर बार क्या रहता है, नाम पता गांव, मतलब नाम हो गया, कहाँ संक्षिप्त नाम क्या है, कहाँ विस्तार होगा, कब लागू होगा, ये दिया रहता है। धारा 2 में क्या रहता है, ज्यादातर डेफिनेशन दिया रहता है। धारा 2 में क्या रहता है, डेफिनेशन दिया रहता है। फिर धारा 3-4 अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो धारा 2 में डेफिनेशन है, आप हो सकता है कि अरे यार सहायक रजिस्ट्रार का क्या मतलब होगा, ये तो डेफिनेशन में बता दिया, धारा 2 मारोगे गलत हो जाएगा। धारा 2 में भी मैं बताऊं आपको, तो धारा 2 के ख में, ठीक है, धारा 2 के ख में, क्योंकि 2 का क जो है वो किसको एक्सप्लेन किया है, एडिशनल रजिस्ट्रार को। सुनना भाई, पूरा बात सुनना है ना। धारा 2 का जो का है एडिशनल रजिस्ट्रार, सेम टू सेम क्वेश्चन, यहाँ सहायक है ना, वैसे एडिशनल अपर रजिस्ट्रार बन सकता है, अपर रजिस्ट्रार 2 का। और 2 जो ख है वो मेंशन किया है सहायक रजिस्ट्रार को, तो सर आंसर 2 होगा, नहीं धारा 2 नहीं है। 2 ख में एडिशनल रजिस्ट्रार को डिफाइन किया गया, 2 ख में
सहायक रजिस्ट्रार को डिफाइन किया गया है, लेकिन क्या डिफाइन किया गया है? ये बोला कि जो धारा 3 के अंतर्गत दो का में बताया कि जो धारा 3 के अंतर्गत जो नियुक्त होगा ना एडिशनल रजिस्ट्रार, वही एडिशनल रजिस्ट्रार कहलाएगा। 2 खा में क्या बोला गया है? जो धारा 3 के अंतर्गत सहायक रजिस्ट्रार नियुक्त होगा वही क्या कहलाएगा? सहायक रजिस्ट्रार कहलाएगा। इतना ही दिया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? धारा 3। धारा 2 नहीं होगा, धारा 2 में डेफिनेशन है, लेकिन ये पूछा सहायक रजिस्ट्रार से ओतप्रोत है, मतलब क्या मतलब है? धारा 3 के अधीन नियुक्त, नियुक्ति की बात कर दिया। कहां उसकी परिभाषा दिया बोलते हैं ना, तो धारा 2। नियुक्त कहां किया गया? धारा 3 में। अब यहां से एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हर क्वेश्चन के पीछे आपको 4 से 5 6 7 8 पॉइंट मिल जाएंगे। एक आध क्वेश्चन बस होंगे वन लाइनर, बाकी सब में 7 8 9 10 पॉइंट मिलेंगे आपको। अब देखो, जो धारा 1 मैंने बता दिया, नाम पता गाँव होगा। नाम क्या है? नाम क्या है? सहकारिता अधिनियम 1960। कहाँ लागू हुआ? छत्तीसगढ़ में। कब से लागू हुआ? 1 नवंबर 2000 से। धारा 1 खत्म, एक धारा आपका कवर हो गया। धारा 2 में मैंने बोला लाइन से डेफिनेशन है, एडिशनल रजिस्ट्रार अपर रजिस्ट्रार का डेफिनेशन 2 में है, और 2 में सहायक रजिस्ट्रार है। और ये जो धारा किसकी नियुक्ति की बात कर रहा है, सहायक रजिस्ट्रार या अपर रजिस्ट्रार, सारे प्रकार के जो रजिस्ट्रार हैं वो धारा 3 में वर्णित है। अब धारा 3 में क्या गया है? धारा 3 में क्या होता है? धारा 3 में याद रखना रजिस्ट्रार के बारे में बताया गया है। किसके बारे में है? धारा 3 रजिस्ट्रार की नियुक्ति के बारे में बात करता है। और रजिस्ट्रार मतलब केवल रजिस्ट्रार नहीं है, रजिस्ट्रार मतलब एजे 100 भी है। सर एजे 100 क्या है? जो वीडियो कोर्स लिए होंगे उनको मालूम होगा, ठीक है। उसमें मैं पूरे ये एजे 100 के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। चाहे तो अभी भी आपके पास मौका है, कम समय है, हो सकता है आपको फीस थोड़ा ज़्यादा लगे, 600 700 800 रुपये के आसपास ही है। केवल सहकारिता अधिनियम भी आप परचेस कर सकते हैं, वो कोर्स परचेस कर लेंगे, आपका समय थोड़ा बच जाएगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1.5 से 2 घंटे में एक्सप्लेन किया हुआ है। नियम 1962 का जो है वो भी 1.5 से 2 घंटे में एक्सप्लेन है, ठीक है। इसकी थोड़ी लंबी क्लासेस हैं, लेकिन इतनी भी लंबी नहीं कि आप कवर नहीं कर पाओ। 1 2 दिन में पूरा बैठ के आप देखोगे ना, थोड़ा स्पीड में देख लेना, पूरा कवर हो जाएगा। तो अभी भी परचेस कर सकते हो। परचेस करने के लिए योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, या फिर 8770123687 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बात कर लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रार की नियुक्ति के बारे में बात करता है कौन सा? धारा 3 रजिस्ट्रार। और रजिस्ट्रार जब मैं बोलूं तो केवल रजिस्ट्रार नहीं है, उसके साथ साथ ये एजे 100 भी है। ए मतलब एडिशनल रजिस्ट्रार अपर रजिस्ट्रार, जे मतलब जॉइंट रजिस्ट्रार संयुक्त रजिस्ट्रार, एस मतलब सब रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार भी बोल सकते हो उसको, उप रजिस्ट्रार, ए मतलब असिस्टेंट रजिस्ट्रार सहायक रजिस्ट्रार जो जिसके बारे में ये बोला गया, और ओ मतलब अदर ऑफिसर। इनकी नियुक्ति के बारे में बात करता है। और नियुक्त कौन करेगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन करेगा? राज्य सरकार। कौन करेगा? राज्य सरकार। एक क्वेश्चन है लेकिन कितने सारे पॉइंट्स बता रहा हूं उसमें, ठीक है। 7 8 पॉइंट तो यहीं पे होंगे, 7 8 क्वेश्चन ही बन। राज्य सरकार करेगा। कौन? राज्य सरकार करेगा इनकी नियुक्ति, ठीक है। ये बात याद रहेगा। चलो ठीक। एक अपने बच्चों के लिए मैं ये चीज आगे छूट ना जाए, ये क्लियर हो गया। एक जो वीडियोस देखे होंगे, जो कोर्स में पढ़े होंगे, तो लगभग सारी शब्दावली, जैसे सहायक रजिस्ट्रार क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब एक्सप्लेन हो गए होंगे ना। एक जो चीज़ एक्सप्लेन नहीं हुई होगी, मैं डेफिनेशन में, क्योंकि लास्ट में बोला था कि लास्ट में मैं कवर करा दूंगा। एक बच्चे ने बोला सर आप बोले थे लास्ट में कवर करा दोगे, लेकिन कराया नहीं। एक्चुअली में वो कोर्स कराते कराते जो वीडियोस बनाते बनाते वो सारे डेफिनेशन आ गए, कुछ जो नहीं आए और जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं वो मैं बताते चल रहा हूँ। वो क्या है? कोई कंपनी क्या होगी, कंपनी की परिभाषा क्या है। अब पुराना जो बेयर एक्ट सर्कुलेट हो गया, जो नोट सर्कुलेट हो गया ना, उसमें कंपनी एक्ट 1956 लिखा हुआ है, ध्यान रखना। कंपनी क्या है? कंपनी वही है जो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है। इसके तहत जो रजिस्टर्ड कंपनी है वही कंपनी कहलाएगी। अब ये 1956 मत मार देना, ये 2013 का आ चुका है, उसमें भी अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा अपडेटेड है, ठीक है, पूरा का पूरा अपडेटेड है, इधर ध्यान की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो दिन वाले हैं ना, कोई 45 दिन था तो 30 दिन हो गया, कोई 90 दिन थे तो 45 दिन हो गया, सब अपडेट करके बताऊंगा यहाँ पे, ठीक। कंपनी मतलब समझे, एक जगह एक वर्ड है उसमें, कार्य क्षेत्र, एरिया ऑफ ऑपरेशन। एरिया ऑफ ऑपरेशन मतलब कोई समिति कहाँ काम कर रही है, तो कार्य क्षेत्र उसका क्या, तो कार्य क्षेत्र आगे, तो कार्य क्षेत्र मतलब क्या। अगर ऐसा ऑप्शन देगा ना कार्य क्षेत्र क्वेश्चन पूछ के, इसका मतलब क्या है, और ऑप्शन दिया आपको कि कार्य क्षेत्र मतलब जहां समिति या कोई भी संस्था काम कर रही है, आप तुरंत वही टिक मार के आ जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्य क्षेत्र मतलब क्या है? जहां से सदस्यता ली जाती है, ठीक है, समझ आई बात। कार्य क्षेत्र क्या है, और ये 2 ख के 1 में एक्सप्लेन किया है। सर ये भी याद करना है कि नहीं, मैं बता रहा हूँ, लिखा हूँ। तो 2 ख के 1 में कार्य क्षेत्र को डिफाइन किया गया है। एरिया ऑफ ऑपरेशन वह क्षेत्र जहां से मेंबरशिप ली जाती है, सदस्यता ली जाती है, मेंबरशिप ली जाती है, वहां उसको क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ ऑपरेशन बोलेंगे, ठीक, क्लियर। चलिए ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आई थिंक क्लियर है, सहायक रजिस्ट्रार से ओतप्रोत है। बताना धारा 2 में डिफाइन किया गया है, इसको डिफाइन कहाँ किया गया पूछे, धारा 2 में, लेकिन नियुक्ति की बात कर दी इसलिए धारा 3 लिया। सहकारी संघ का उद्देश्य क्या है, ये भी देखो, ये भी जब पढ़ा रहा था तो सहकारी संघ शायद वहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। सहकारी संघ, सहकारी संघ मतलब इसको बोलेंगे अंग्रेजी में कोऑपरेटिव यूनियन,
क्या बोलेंगे? कोऑपरेटिव यूनियन, ठीक है, कोऑपरेटिव यूनियन, कोऑपरेटिव यूनियन, सहकारी संघ, ठीक है। तो ये कहाँ एक्सप्लेन है? 2 ग के 4 में, सब सेक्शन, इतना याद नहीं रखना, बस ऐसी मेंशन है तो बता दे रहा हूँ मैं, 2 ग के 4 में। अब सहकारी संघ का उद्देश्य क्या है, तो ये इसको पढ़ भी लेना और ये ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाएगा, आंसर तो मैं भी बता दे रहा हूँ, उपयोग सभी, इसको डायरेक्ट याद करते चलो। सहकारी संघ का उद्देश्य क्या होता है? सहकारी संघ का उद्देश्य, सहकारी संघ का उद्देश्य है सहकारिता का प्रचार प्रसार, इसका प्रोपोगंडा, किसका? कोऑपरेटिव का। सहकारी सेवाओं को प्रशिक्षण देना, पूरा ट्रेनिंग देना, ठीक है, सहकारी सेवाओं का प्रशिक्षण देना मतलब जिसको भी रिक्वायर्ड है उसको ट्रेनिंग देना, सहकारिता का शिक्षा देना, ठीक है, सहकारी शिक्षा देना, ये सारे के सारे शामिल हैं किसमें? कोऑपरेटिव यूनियन में। और उनका प्रचार प्रसार करना, ठीक है, प्रशिक्षण देना और प्रसार प्रसार करना, सब चीज़। तो ये सभी के सभी सहकारी संघ का क्या है? उद्देश्य है, ठीक है, सहकारी संघ का उद्देश्य है। लेकिन ये सहकारी संघ सर क्या है? सहकारी सोसाइटी तो हम समझे थे, लेकिन सहकारी संघ तो आप मेंशन नहीं किए हो। सहकारी सोसाइटी तो बहुत बार आ गया। तो सहकारी संघ एक प्रकार का सहकारी सोसाइटी ही है, सहकारी समिति ही है, समझ रहे बात को? कोऑपरेटिव जो यूनियन है एक प्रकार का कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है, लेकिन ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका उद्देश्य ये है फलाना ढिकाना, वही कोऑपरेटिव यूनियन है, समझे बात? ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका उद्देश्य ये है, वो क्या कहलाएगा? कोऑपरेटिव यूनियन। तो ये सारी चीजें आई थिंक आपने उतना डीप में नहीं देखा होगा, चलिए खैर आया तो मैं बता दिया उसको, है ना, या मैं ही जब थ्योरी में पढ़ाया हूँ तो ये सारी चीजें नहीं कवर कराया हूँ, वो सारे ऑब्जेक्टिव में कवर हो जाएंगे आपके, है ना। चलो एक आध क्वेश्चन आगे पीछे है लग रहा है, ठीक है, आगे आएगा तो बता दूंगा। समापक की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? देखो, स से समापक, स से 70, क्या याद रहेगा? स से समापक, स से 70, और 70 में समापक है, जस्ट उसके एक आर्टिकल पहले 69 में समापन है। स से 70, स से समापक, समापक की नियुक्ति धारा 70 बात करता है, और समापन को जो प्रक्रिया पूरा समापन है वो धारा 69 बात करता है, याद रहेगा, ठीक है, ध्यान रहेगी बात। चलो ठीक है ना, ये तो अच्छी बात, याद रहेगा आपको, एक पॉइंट क्लियर, और उसके साथ एक और आर्टिकल भी बता दिया, याद रखना है उसको, है ना। केंद्रीय सोसाइटी से विपरीत है, ठीक है, केंद्रीय सोसाइटी, सेंट्रल सोसाइटी से क्या मतलब है, और इसका आंसर पहले ही बता दे रहा हूँ उपयोग सभी, ताकि ये ऑप्शन ढूंढने में पूरा याद करते ही चल लेना इसको, ठीक है। केंद्रीय सोसाइटी से विपरीत है, इसका उद्देश्य सदस्य सोसाइटी के उद्देश्यों को संप्रवर्तित करना। देखो, 3 स्ट्रक्चर होते नहीं, सबसे छोटे स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर सोसाइटी होती है, इन लोग मिल के क्या बनाते हैं? केंद्रीय स्तर पे, मतलब जो जिला स्तर पे बना रहे हैं उसको केंद्रीय सोसाइटी का नाम दे दिया जाता है, मतलब ये जिला स्तर पे, और इनके ऊपर ये सब मिला के क्या बनाते हैं? शीर्ष सोसाइटी, जो राज्य स्तर पर रहता है, ठीक है, ये रहता है। तो ये केंद्रीय सोसाइटी का क्या मतलब, ये पूछ रहा है। इसका उद्देश्य सदस्य सोसाइटी के उद्देश्य से उद्देश्य को संप्रवर्तित करना, ये क्या है बता रहा हूँ। एक्चुअल में प्राथमिक सोसाइटी कुछ मिल के, जिनका जैसे लग रहा है कि यार हमको मिल लेना चाहिए, मिल के बनाते हैं, तो इन लोग मिल के क्या बना लेते हैं? केंद्रीय सोसाइटी बना लेते हैं। और मिनिमम याद रखना, मिनिमम 5 ऐसे सोसाइटी रिक्वायर्ड है, ऐसा नहीं कि 2 लोग मिलकर एक केंद्रीय सोसाइटी बना लिए, मिनिमम 5 लोग चाहिए। तो इनकी कम से कम कितनी सदस्य सोसाइटी हो? 5 सदस्य सोसाइटी हो। तो डायरेक्ट कोई मेंबर नहीं है, ये सोसाइटी एज अ मेंबर है, कोई एक व्यक्ति मेंबर ना होकर पूरा सोसाइटी मेंबर, तो कम से कम 5 मेंबर होने चाहिए केंद्रीय सोसाइटी में, ठीक है। सदस्य सोसाइटी कितने होने चाहिए? 5, ठीक। और यही बोल रहा है ऐसा केंद्रीय सोसाइटी क्या मतलब, जो कम से कम 5 सदस्य हो, और दूसरा ये जो सदस्य सोसाइटी है ना, इनके उद्देश्य को अपना उद्देश्य समझे और उस पर काम करे। और क्या बोल रहा है? जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या अन्य कोई सोसाइटी जिसका कार्य क्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित हो, राज्य के किसी भाग तक सीमित हो, जैसे जिला स्तर पे बोला मैं, जिला स्तर या किसी एक भाग तक सीमित हो, ये सारे के सारे का मतलब क्या है? केंद्रीय सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी ये है, ठीक है, क्लियर, एकदम डीप डीप में सब चीज कवर हो जा रहा है। और केंद्रीय सोसाइटी, चलो इसका उतना डिटेल में मत देखो कि कौन सा डेफिनेशन है, याद करते जाओ। रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अभी सबसे पहला पहला क्वेश्चन ही था, उसी में मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि रजिस्ट्रार हो, एजे 100 वाला याद रख लेना, सबकी नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा, केंद्र सरकार नहीं, कौन करेगा? राज्य सरकार। और रजिस्ट्रार बोल दिया मतलब रजिस्ट्रार खुद रजिस्ट्रार तो है ही, और जो एजे 100 है ना, उनको भी रजिस्ट्रार बोला जाता है, ठीक है। सहकारी सोसाइटी के सदस्यों द्वारा, अच्छा ये तो क्वेश्चन का ऑप्शन है, मैंने बता दिया सर का। कृषि कार्य सोसाइटी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी आती है? कृषि कार्य नहीं है, कृषि फर्म है। कृषि फर्म सोसाइटी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? तो देखो इसका आंसर उपयोग सभी हैं, संयुक्त कृषि फर्म सोसाइटी, फर्म सोसाइटी, सामूहिक कृषि फर्म सोसाइटी, सिंचाई सोसाइटी, इतना 3 तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में 6 है टोटल।
ठीक है, कौन कौन से मैं बता रहा हूँ। तो कृषि फर्म सोसाइटी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं टोटल, खुद कृषि फर्म सोसाइटी आएगी, या कृषि सोसाइटी के अंतर्गत कृषि फर्म सोसाइटी आएगी। दूसरा, अधिधारी या किराएदार, मतलब टेनेंट, अंग्रेजी में टेनेंट बोल देंगे, किराएदार या अधिधारी फर्म सोसाइटी। तीसरा, सामूहिक कृषि फर्म सोसाइटी या सामूहिक, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कलेक्टिव। चौथा, संयुक्त कृषि फर्म सोसाइटी, संयुक्त मतलब हो गया जॉइंट। फिर पांचवा क्या आएगा, सिंचाई मतलब इरिगेशन, सिंचाई कृषि फर्म सोसाइटी। फिर छठवा आएगा फसल संरक्षण, क्रॉप प्रोटेक्शन। तो इतने कृषि फर्म सोसाइटी के अंतर्गत ये 6 आ जाते हैं, खुद कृषि फर्म सोसाइटी, फिर किराएदार वाला, फिर सामूहिक वाला, फिर संयुक्त वाला, फिर सिंचाई वाला, और देन फसल संरक्षण, क्रॉप प्रोटेक्शन वाला। इतना क्लियर है। तो कृषि फर्म सोसाइटी के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव करते जाओगे आप। अगर थ्योरी पढ़ लियो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़े होगे तो ये थ्योरी के साथ, मतलब ये ऑब्जेक्टिव के साथ आपका एक्सप्लेनेशन भी कवर हो जा रहा है, मतलब थ्योरी भी आपका कवर हो जा रहा है। ठीक है, कौन सी धारा के अंतर्गत सोसाइटियों का रजिस्ट्री या पंजीयन किया जाता है। ये क्वेश्चन मुझे मालूम है, अगर आया और उटपटांग ऑप्शन दिया ना तो हर कोई कंफ्यूजन होगा, हर किसी को कंफ्यूजन होगा, हर कोई कंफ्यूज हो जाएगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोलते हो आप, बता रहा हूँ क्यों। धारा 3 में रजिस्ट्रार एंड अदर ऑफिसर तो बता दिया जितने है ना। धारा 3 ये क्या है, ये तो मालूम है आपको, धारा 3 मालूम चल गया, धारा 3 आपको मालूम चल गया क्या है। ठीक है, धारा 4, धारा 4 क्या, क्योंकि इसका आंसर धारा 4 है। अब मैं लाइन से आपको बताता हूँ, धारा 3 समझ गए ना क्या है, लाइन से 4 5 6 7 8 आपको बताता हूँ क्या है। और चलो 10 भी बता दें, अब इसको काहे छोड़े, इसको याद रख लेना बेटा। 4, धारा 3 क्या हो गया, ठीक है, धारा 4 में क्या है, तो धारा 4 में सोसाइटी है, रजिस्ट्रेशन की बात करता है, लेकिन क्या बोल रहा है, सोसाइटीज विच में भी रजिस्टर्ड, ये एज इट इज धारा 4 का नाम है, सेक्शन 4, सोसाइटी जो कि रजिस्ट्री की जा सकेंगी, सोसाइटियां या सोसाइटी जो रजिस्ट्री की जा सकेंगी, सोसाइटीज विच में भी रजिस्टर्ड, सोसाइटी जिनका रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा, ये 4 में है, इसमें भी रजिस्ट्रेशन की बात कर दे रहा है। अब धारा 5 में परिसीमित या अपरिसीमित, अब परिसीमित या अपरिसीमित क्या है, एकदम शॉर्ट में बताता हूँ, जिसकी लाइबिलिटी, जिसकी देयता सीमित है वो परिसीमित, और जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है वो अपरिसीमित, बस इतना याद रखना। तो परिसीमित और अपरिसीमित सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन धारा 5 में बताया। धारा 6 में भी रजिस्ट्रेशन की बात करता है, लेकिन कैसे, रजिस्ट्रेशन की शर्तें हैं, शर्तें दे दी है किसमें, 6 में। 6वें में क्या है, शर्तें। 7 में क्या है, इसमें भी रजिस्ट्रेशन है, लेकिन एप्लीकेशन की बात करता है, जो रजिस्ट्रेशन करना है ना उसके लिए एप्लीकेशन कौन से में, धारा 7 में। धारा 8, धारा 8 बस अलग सा पॉइंट हो गया है, क्या है लास्ट में बता दूंगा। धारा 9 में रजिस्ट्रेशन, धारा 9 में एक्चुअल रजिस्ट्रेशन की बात करता है कि कैसे कैसे कंडीशन में रजिस्ट्रेशन की जा सकती है, तो इसमें भी एक प्रकार का कंडीशंस बता दिया है, जैसे धारा 6 में है ना वैसी धारा 9 में भी है। और धारा 10 में, 10 भी अलग है, चलो अलग है तो अलग से बता दूंगा, क्लासिफिकेशन है क्या है उसमें बता दूंगा। तो ये सारी चीजें कंफ्यूजिंग है। धारा 4 5 6 7 और 9 सब में रजिस्ट्रेशन की बात कर दिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। धारा 4 में सोसाइटियां जो कि रजिस्टर की जा सकेंगी, अब वो क्या आंसर है, क्या अंतर्गत का पॉइंट है वो भी बता दे रहा हूं, तो सब धारा भी आपका थ्योरी में कवर हो जाएगा। सोसाइटी, अब सबसे पहले जो पहला थ्योरी वाला क्लास देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो छोड़ो, अभी मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग आपस में मिल के आते हैं, मिलते हैं, जिनका समान उद्देश्य होता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, कॉमन गोल होता है। उन्हीं लोग मिल के क्या कर लेते हैं, एक सोसाइटी बना लेते हैं, और उनका परम उद्देश्य क्या होता है, अपने ही जो सदस्य हैं उनको लाभ पहुंचाना। तो इसी कॉमन गोल के साथ, कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ, अपने सदस्यों को लाभ पहुंचाने के साथ, और इसी उद्देश्य से जो आती है सोसाइटी, उसी का रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए, ये धारा 4 में बोलता है। अब अगर धारा 4 और ना ऑप्शन लिया ना, और सेम टू सेम वर्ड यूज कर दिया क्वेश्चन, तो आप कंफ्यूज हो गए, फिर वो एग्जामिनर जो आंसर लेगा वो लेगा, लेकिन जो एक्चुअल शब्द उसमें यूज हुए वो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे 9 नहीं है करके आप आंसर 4 ले लेना, अगर 9 लेता तो फिर कंफ्यूज जाते, क्योंकि एक्चुअल जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 9 में भी होता है। ठीक है, तो धारा 4 की मैंने बात कर दिया, ये कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ जो है वो धारा 4 में आता है। धारा 5 परिसीमित और परिसीमित है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कि सोसाइटी रजिस्टर्ड होगी तो लिमिटेड के साथ होगी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ होगी, वो धारा 5 में बता दिया, तो उतना कंफ्यूजन नहीं। 6वें में शर्तें हैं, ये 6 और 9 में आप दोनों में कंफ्यूज हो गए, तो उसको बता देता हूँ। अब ठीक है, सोसाइटी रजिस्टर्ड की जा सकेंगी, ओके, लेकिन क्या शर्तें, उसकी क्या कंडीशन है। तो 3 कंडीशन आप याद रखिएगा। पहला, कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए, मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, 10 मेंबर होने चाहिए, 10 सदस्य होने चाहिए। सर 10 से कम हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं,
लेकिन कौन चाहेगा? तो रजिस्ट्रार चाहेगा। तो फिलहाल जो पहला प्राथमिक कंडीशन है वो क्या है? 10 मेंबर होने चाहिए। दूसरा दूसरा एक ही क्षेत्र के होने चाहिए, एक ही क्षेत्र के होने चाहिए, लेकिन एक ही फैमिली के नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही फैमिली के 10 मेंबर लोग आके बना दिया, ऐसा नहीं। एक ही क्षेत्र के होने चाहिए लेकिन एक ही फैमिली के नहीं होने चाहिए। तीसरा, कम से कम 33% लोग क्या क्या होने चाहिए? फीमेल होने चाहिए। ये 3 शर्तें आप याद रखिएगा धारा 6 में। 6 में ये 3 शर्तें याद रखना। 10 मेंबर एक ही क्षेत्र के होने चाहिए और 33% फीमेल होने चाहिए। याद रहेगा। ये किस में है? धारा 6 में शर्तें। रजिस्ट्रेशन की शर्तें ये फॉलो करनी होंगी आपको कम से कम। और ये शर्त तो आपको, शर्त मतलब क्या है? अरे पहले तो भैया आप ये फुलफिल करो। अभी आप एग्जाम दिलाओगे, एग्जाम बस दिलाने से क्या सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। सबसे पहला शर्त था कि आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। सबसे पहला शर्त था 50% होने चाहिए। सबसे पहला शर्त था कि आप एमकॉम भी कॉम होने चाहिए। अलग अलग एग्जाम के लिए पहले शर्त थी नहीं। पहला कंडीशन क्वालिफिकेशन क्या था? कि ये लाओ। उसके बाद आगे की प्रक्रिया चालू होती है। आगे की प्रक्रिया क्या? जिसमें आप एग्जाम दिला रहे हो, फिर मेरिट लिस्ट में आ रहे हो। तो शुरुआत में जो मिनिमम बेसिक शर्तें वो ये 3 जो बता दिया। उसके बाद आपका 9वां वाला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होगा। 9 में क्या है रजिस्ट्रेशन में? तो 9 में रजिस्ट्रेशन में है, आप याद रखना कि पहला, इसमें भी 2-3 बातें याद रख लो आप। कि जो सोसाइटी, चलो ठीक है ये शर्त तो पूरी कर लेंगे कोई भी, लेकिन उनको अपना बाइलॉज बनाना पड़ेगा। बाइलॉज क्या होते हैं? उपविधियां। सर ये उपविधियां क्या होती है? ये जो एक्ट पढ़ रहे हो ना, सहकारी समिति अधिनियम, सहकारी अधिनियम 1960 का, इसके कुछ अपने नियम कानून है। यही अधिनियम तो पढ़ रहे हो। इसी नियम का पालन करना है आपको। इसी के नियम का पालन करना है आपको। इस नियम का पालन करना है, 1960 वाला नियम का पालन करना है, ठीक है। और खुद का इनका बाइलॉज होगा, बाइलॉज जिसको उपविधियां भी बोलते हैं। और ये बाइलॉज अगेंस्ट में नहीं होने चाहिए। ये बाइलॉज अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, मतलब अगेंस्ट हिंदी में बोलूँ क्या, विपरीत नहीं होने चाहिए, विरुद्ध नहीं होने चाहिए। किसके? इस एक्ट के। ये जो 1960 वाला नियम है, पहला रजिस्ट्रेशन 9वां पॉइंट देख रहे हैं, 9वां धारा। 9वां धारा में 3-4 बातें मैं बता रहा हूँ, उसको याद रखना। नियम को फॉलो करना चाहिए। फिर दूसरा बाई लॉस होने चाहिए, और वो किसके अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, किसके विरुद्ध नहीं होने चाहिए? जो नियम है 1960 वाला, ठीक है। और आगे क्या बात है? तो और आगे आप याद करिएगा, नोट करना। आर्थिक दृष्टि से कमजोर नहीं होने चाहिए, मतलब आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने चाहिए। अरे सोसाइटी बन रही है लाभ पहुंचाने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए थोड़ी ना। अब आर्थिक दृष्टि से खुद कमजोर है तो कैसे दूसरे को लाभ पहुंचाएगा? तो आर्थिक दृष्टि से कमजोर नहीं होनी चाहिए। अगर होगा तो रजिस्ट्रार इस बेसिस पे उसको निपटा सकता है। मतलब भैया नहीं होगा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन, मतलब नियम फॉलो नहीं करेगा तो नहीं होगा, होगा तो होगा। बाई लॉज उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगेंस्ट हो गया तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और अगेंस्ट नहीं है, उसका प्रतिकूल नहीं है, हो जाएगा। आर्थिक दृष्टि से अच्छा संपन्न है तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और नहीं आर्थिक दृष्टि से संपन्न तो रजिस्ट्रार जो है मना कर सकते, उसका पावर है। और क्या बात है सर? और बात बताओ। ठीक है, चौथा बात याद रखना। चौथा बात ये, इसमें 3 शर्तें और ये 4 बातें बताए। इसमें चौथा बात क्या याद रखोगे? कि एक सोसाइटी के बनने से दूसरा सोसाइटी बंद नहीं होना चाहिए। मतलब एक के जन्म से दूसरे की मृत्यु नहीं हो जाना चाहिए। एक का जन्म दूसरे की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहिए। सर क्या बोल रहे, नहीं समझ आ रहा है? अरे एक सोसाइटी बना, हो सकता है उसकी जो मोटिव हो गलत हो, थोड़ा नेगेटिव मोटिव हो कि नहीं भैया हम आएंगे और इसको खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक सोसाइटी जो बन रही है ना, ये सोसाइटी जो बन रही है वो दूसरे पर एडवर्स इफेक्ट नहीं डालना चाहिए, प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालना चाहिए, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट नहीं डालना चाहिए। ये 4 बातें आपको याद रखनी है। एडवर्स इफेक्ट नहीं डालना चाहिए। सर ये सीरीज कब तक चलेगी? आखिरी सांस तक चलेगी। आखिरी सांस तक मतलब 29 तारीख को एग्जाम है ना, उससे पहले तक जितना हो सके 600 700 800 जो लाइन से सीरीज डलते जाएंगी, डालते जाऊंगा, बस देखते चलना। कुछ नहीं पढ़ रहे तो ये ऑब्जेक्टिव देखते चलना। जितना हो सके उतना कराऊंगा मैं कवर। और ऐसे जितने ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे तो एक एक पॉइंट सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। अभी डीप में पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आगे थोड़ा स्पीड पढ़ा लूँ, इतना फिर डीप में ना घुसूँ, लेकिन जितना डीप में जाओगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। वो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दे देना, ठीक है। जितने सुझाव रहेंगे उसके आधार पे मैं जज कर लूंगा कि ठीक है आपको कैसा वीडियो चाहिए। एकदम ऐसा डीप में चाहिए कि बस सर बताते चलो और आगे बढ़ते चलो, ऐसा, ठीक है। तो धारा 9, अरे यार मिटा दिया, ठीक है। लाइन से लिखा था 1 2 3 4 लिखा था, 5 लिखा था, 6 शर्तें बता दिया, 7 7 में क्या था? एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन दिया जाना है। जब रजिस्ट्रेशन होगा तो क्या ऐसा फ़ोन कॉल करोगे, वे रजिस्ट्रार मेरा रजिस्ट्रेशन कर देना, ऐसा बोलोगे? नहीं, एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा एकदम इज्जतपूर्वक, अच्छे वाले भाषा में, ठीक है। और उसको ले जाके कहाँ दोगे? रजिस्ट्रार के पास दोगे। ये धारा 7 बोलता है। सर धारा 8 में क्या है? जो आपने बोल दिया थोड़ा अलग है। धारा 8 ये बोलता है कि जैसे किसी की सदस्यता पर सवाल उठ गया, कोई सोसाइटी का मेंबर है, कोई सदस्य है, उसकी सदस्यता पर सवाल उठ गया। अब ये सदस्य है कि नहीं कौन बताएगा?
मैं और आप विवाद कर ले रहे हैं कि ये सदस्य नहीं होगा, तो ना मैं बताऊंगा, ना आप बताओगे, ना वो बताएगा। किसके पास ये पावर है? ये पावर है रजिस्ट्रार के पास। तो जो अंतिम प्राधिकार है वो रजिस्ट्रार के पास है, मतलब जो अंतिम पावर है, ये पावर कि डिसाइड करना कि कौन सदस्य है कौन नहीं, और दुनिया भर की जितनी भी पावर है वो सब किसके पास है? रजिस्ट्रार है। और ये कौन सी धारा बोलता है? ये धारा 8 बोलता है। समझ आई बात? धारा 9 में तो अभी ये बताया जो मिट गया। धारा 10 में क्या? धारा 10 में क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। सर क्या वर्गीकरण? ये जो सोसाइटी बनेगी ना, इसको नेचर के हिसाब से, नेचर के हिसाब से अलग अलग बेसिस में बांटा गया है। देखो लेवल के हिसाब से देखें तो 3 लेवल पे काम करती है। लेवल के हिसाब से देखें तो वर्गीकरण कितना है? 3 प्रकार का। अभी आएगा, आगे क्वेश्चन आएगा। लेवल के हिसाब से 3, एक प्राथमिक स्तर पे, एक जिला स्तर पे, एक राज्य स्तर पे। प्राथमिक स्तर वाला प्राथमिक सोसाइटी हो गया, जिला स्तर वाला केंद्रीय सोसाइटी हो गया, और जो राज्य स्तर पे वाला हो गया वो शीर्ष सोसाइटी, एपेक्स सोसाइटी। ठीक है। और उसके नेचर के हिसाब से देखा जाए ना, मतलब काम करने की प्रकृति के हिसाब से देखा जाए तो 13 अलग अलग प्रकार में बटा हुआ है। पहले 12 था, अभी 13 है। याद रखना क्या है? 13। वो जो पुराना सर्कुलेट हो रहा है 12 वाला नहीं, 13 याद करना। ठीक है। तो लेवल के हिसाब से 3 और नेचर के हिसाब से 13। समझ आई बात? तो 13 अलग अलग प्रकार की सोसाइटी, ये धारा 10 बताता है, वर्गीकरण बताता है। मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये 3 ही 4 क्वेश्चन है, लेकिन इतना। रजिस्ट्रेशन की शर्तों में क्या शामिल है? अभी मैंने बताया। रजिस्ट्रेशन की शर्तों में क्या शामिल है? ये इसका ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। और क्या शर्तें शामिल थी? 3 शर्तें शामिल थी, 3 बातें याद रख लेना। और रजिस्ट्रेशन की शर्तें कौन से धारा में है? अभी बताया मैं, धारा 3 में नहीं, धारा 6 में। कितनी बातें हैं? बातें 3 है और धारा 6 में बताया। पहली बात, 10 मेंबर होने चाहिए। सर ये 10 मेंबर कम हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, कौन चाहे तो रजिस्ट्रार। दूसरा, एक ही क्षेत्र के होने चाहिए, एक ही परिवार के नहीं होने चाहिए। एक ही क्षेत्र के हों लेकिन एक ही परिवार के नहीं हो। सर ऐसा रजिस्ट्रार चाहे तो हो सकता है क्या? अब उसके बारे में किताब में मेंशन ही तो नहीं मालूम। 33% फीमेल होनी चाहिए मिनिमम, लेकिन उससे कम हो सकते हैं क्या सर? या 0 हो सकते हैं क्या सर? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन कौन चाहे तो? रजिस्ट्रार चाहे तो शर्त तो 3 बता दिया, लेकिन रजिस्ट्रार के पास पावर है उसको चेंज करने का। ठीक समझे? अब महिला ही नहीं, कहाँ से महिला लेके आओगे? ढूंढोगे थोड़ी, नहीं आ जा। तो वो रजिस्ट्रार के पास पावर है कि उसको छूट दे सकता है। तो रजिस्ट्रार की रजिस्ट्रेशन की शर्तों में इनमें से कोई नहीं है। मतलब क्या था वो तो मैं पहले बता दिया, ये सब दूसरी बातें हैं, दूसरे धारा की। सहकारी समिति के पंजीयन के लिए महिला सदस्य संख्या के संदर्भ में क्या सही है? पंजीयन के समय में कम से कम 33% महिला सदस्य, अभी तो बताया यार। उसके बेसिस पे उस थ्योरी जो इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है, एकदम आपका कंसेप्ट क्लियर कर देगा। कम से कम 33% महिला हो। रजिस्ट्रार पर्याप्त कारणों से महिला सदस्य की भी 33% संख्या कम कर सकता है। छूट गया है, कम कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? दोनों। अभी तो बताया, ए और बी दोनों है इसका आंसर। कौन सी धारा के अंतर्गत सोसाइटी समिति के रजिस्ट्रेशन की शर्तें निर्धारित की जाती है? अभी ऊपर बताया, धारा 6 है कि नहीं? आसान लग रहा है कि नहीं? ऊपर एक्सप्लेन कर दिया तो। किसी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आवेदन किसे दिया जाता है? अभी बताया, एप्लीकेशन। बता ना, फोन करके थोड़ी ना बोलोगे। अच्छा, किसको बोलने की बात किया था मैं? रजिस्ट्रार को। कौन करता है? सोसाइटी को रजिस्ट्रित करने के लिए आवेदन किसे दिया जाता है? रजिस्ट्रार को दिया। कहाँ? केंद्र सरकार के पास जाओगे? मोदी के पास जाओगे? नहीं। राज्य सरकार के पास जाओगे? भूपेश बघेल के पास? नहीं। कलेक्टर के पास जाओगे? और बहुत सारे काम। रजिस्ट्रार ही बैठा ना इसके लिए भैया, रजिस्ट्री करने के लिए तो रजिस्ट्रार बैठा है। सोसाइटी का रजिस्ट्री करने के लिए रजिस्ट्रार बैठा है, उसी के पास दोगे, एप्लीकेशन दोगे। कौन से धारा के अंतर्गत मेंशन है बताओ? अभी बताया हूं मैं, धारा 7। ठीक है, धारा 7 में ये बात मेंशन है, एप्लीकेशन की बात। कि सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? रजिस्ट्रार। कि सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता के संबंध में, अभी बताया, वो पात्र है कि नहीं, वो सदस्य होगा कि नहीं होगा, उसको भगाना नहीं भगाना है, कौन डिसाइड करेगा? रजिस्ट्रार। कौन से धारा में पावर बताया गया है? अभी बताया, धारा 8 में। धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो ऐसे याद हो गए होंगे, 1 से लेके 10 तक तो ऐसे याद हो गए होंगे। ठीक है, पूरी धारा अधिनियम सब याद हो जाएगा आपको। समझ आई बात? पंजीयन का रद्द किया जाना संबंधित है। ओके, एक तरफ है धारा 18 और एक तरफ है धारा 18 का। एक बात करता है रजिस्ट्रेशन का रद्द करने से संबंधित है, एक रद्द करने से संबंधित है, और एक रजिस्ट्रेशन को समाप्त करने से। सर दोनों तो सेम मतलब है। सेम मतलब होंगे, मिलते जुलते शब्द हैं, एक नहीं है। मिलते जुलते हैं लेकिन एक नहीं। रद्द और समाप्त दोनों अलग अलग है। 18 में रद्द है और इसमें समाप्त है। सर कैसे याद रहेगा? कंफ्यूजन रहेगा कि नहीं रहेगा? PQRS, MNOPQRS, अल्फाबेट में R पहले आता है तो 18 में रद्द है, S बाद में आता है, 18 का में समाप्त है। इतना याद रखना, रद्द और समाप्त, R से रद्द, S से समाप्त। अब क्या रद्द और क्या समाप्त? रद्द कब कब किया जा सकता है? अब आगे चल के आप इसी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में आ जाएगा, और थ्योरी में तो मैंने पढ़ा हुआ है, अभी भी बोलूंगा। अभी आपके पास कम समय है, तो आप टेस्ट सीरीज जाके दिलाइए। टेस्ट सीरीज बहुत कॉस्टली नहीं है, 100-200 रुपये के आसपास का होगा, जो भी डिसाइड किए होंगे। तो 100-200 रुपये के आसपास का आप टेस्ट सीरीज खरीदोगे और दिलाते चलना। सोचोगे कि पूरा तैयारी हो के उसका दिलाऊंगा, तो ऐसी गलती मत करना। ये तो मेरे बेनिफिट के लिए है, आपके भी बेनिफिट के लिए भी है। ठीक है,
तो आप टेस्ट सीरीज लाएंगे, आपको गलतियां मालूम चलेंगी, कन्फ्यूजन जो है वो दूर होंगे, और जो गलती आप करोगे और उसके बाद आप थ्योरी देखोगे ना, पढ़ोगे, एकदम दिमाग में बढ़ जाएगा। एग्जाम से जाने पहले टेस्ट सीरीज जरूर परचेस कर लें, वही एप्लीकेशन में मिल जाएगा आपको स्टोर में, या लिंक तो लिंक में रहेगा ही आपका। क्लियर? चलो, रद्द और समाप्त की जानी बात कर रहा था। तो उसमें धारा 11 धारा 12 जब पढ़ूंगा तो आपको थोड़ा बहुत मालूम चलेगा कि बाईलॉज में अमेंडमेंट करने की बात है, और भी आगे चल के रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, 18 और 18 का कहीं कहीं मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी फिलहाल कुछ बातें याद रखना। रद्द किस किस केस में किया जाता है, चलो अभी बता देते हैं। रद्द किस किस केस में किया जाता है? जैसे टाई अप सुने हो क्या? एक कंपनी दो कंपनी दोनों मिलकर टाई अप कर लिए। जैसे मारुति थी और सुजुकी थी, मारुति सुजुकी हो गई, वो कंपनी की बात कर रहा हूँ, कार आते होगा मारुति सुजुकी का। ठीक है, हीरो था, होंडा था, हीरो होंडा हो गया। तो ऐसी दो सोसाइटी हैं, एक और ये दूसरा, दोनों मिल गए। ठीक है, दोनों मिल गए, और दोनों मिलके हीरो और होंडा दोनों मिलके हीरो होंडा बना लिए। तो समझना, अगर ये कंपनी ना हो, एक सोसाइटी होती है, एक हीरो नाम की सोसाइटी होती है, एक होंडा नाम की सोसाइटी होती है, हीरो होंडा मिलकर क्या बना लिए? हीरो होंडा बना लिए। अब हीरो होंडा एक नया सोसाइटी हो गया, उसका नया रजिस्ट्रेशन होगा। हाँ होगा। तो पुराने वाले का क्या होगा? हीरो और होंडा का, ये हीरो का रजिस्ट्रेशन रद्द, होंडा का रजिस्ट्रेशन रद्द। समझ आई बात? समझ आई बात? ठीक है, तो समझ आई बात। तो पहला कंडीशन रद्द में क्या कि प्लस हो गए, दूसरा माइनस भी हो सकते हैं। फिर बाद में क्या हुआ? हीरो होंडा अलग हो गया, अब हीरो का बाइक अलग आता है, होंडा का अलग आता है, हीरो का अलग, होंडा का अलग। तो अब अलग हो सकते हैं, मतलब माइनस टूट भी सकते हैं, दो अलग अलग हो गए। तो पहले मान के चलो शुरुआत में ये लोग हीरो होंडा थे, अब हीरो हो गए, होंडा हो गए। तो पहले कंपनी थी वो हीरो होंडा थी, अब नई नई दो कंपनी बन गए, दो सोसाइटी बन गई, हीरो और होंडा। तो दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा, होता है, नया अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है। तो पुराने वाले का क्या? पुराने वाले का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। रद्द वर्ड यूज कर रहा हूँ धारा 18 के तहत। ठीक है, एक क्या किए, मान के चलो फोर्ड ने किसकी कंपनी खरीदी थी, याद नहीं आ रहा है, या फोर्ड को टाटा ने खरीदा था, तो कुछ, चलो ध्यान नहीं आ रहा। सपोज टाटा है, एक तरफ टाटा की कंपनी है, टाटा की कार है, एक तरफ फोर्ड की कार है। ठीक है, मान के चलो, अब ओनर के बारे में छोड़ दो, फोर्ड कंपनी बोल रही कि नहीं भाई, ये कार वाला बिजनेस मैं नहीं चला पा रहा हूँ। रतन टाटा के पास गए और बोले कि एक काम करो भैया, तुम ही ले लो। बोला ठीक है, ले लेते हैं। उसने क्या किया, एक कंपनी ने पूरा एसेट और लाइबिलिटी सब के सब किसको ट्रांसफर कर दिया? रतन टाटा को। भैया तुम इसके बदले मेरे को थोड़ा बहुत जो देना है, खर्चा पानी, चाय पानी के लिए, वो दे दो, और बाकी फिर तुम संभाल लो। रतन टाटा बोले ठीक है, कर लेंगे। तो पूरे के पूरे एसेट और लाइबिलिटी ट्रांसफर होकर किसके पास चले जाएंगे? रतन टाटा के पास चले जाएंगे। पुराने का ओनर कोई और था, नए का ओनर कोई और है। पुराने के सदस्य कोई और थे, नए के सदस्य कोई और होंगे। पुराने वाले का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा और नए वाले का होगा। तो नए वाले का नया रजिस्ट्रेशन होगा, पुराने वाले का रद्द हो जाएगा। तो ये ट्रांसफर, ये प्लस मतलब जुड़ गए, माइनस, और ये ट्रांसफर, ये सब केस में क्या होता है? रद्द हो जाता है। ये सब केस में क्या होता है? रद्द हो जाता है। तो जो पुराने वाले के लिए रद्द करने हैं ना, करते हैं, उसके लिए किसकी नियुक्ति की जाती है? समापक की। किसकी नियुक्ति की जाती है? समापक की। कौन सी धारा के अंतर्गत? अभी ऊपर में कवर हुआ है, धारा 70। और समापन किस केस में होता है? कौन सी धारा में होता है? धारा का नाम क्या है? 69। ठीक है, समाप्त किस किस केस में किया जाता है? समाप्त किस किस केस में किया जाता है? एक तो भैया कोई झूठ बोल के रजिस्ट्रेशन करा लिए, कोई गलत जानकारी देकर करा लिए, ठीक है, उस केस में समाप्त कर दी जाएगी। समाप्त, खत्म ही कर दिए। ठीक है, खत्म कर दिए। दूसरा क्या केस? जिस उद्देश्य के लिए वो सोसाइटी बनी थी, अपना उद्देश्य खत्म कर चुकी है, वो समाप्त कर, मतलब उसका उद्देश्य पूर्ति हो गया, समाप्त। जिस उद्देश्य के लिए बना था उसके लिए काम ही नहीं कर रही है, समाप्त। ऐसा लग रहा है कि गिने चुने लोगों को लाभ पहुंचा रही है, मतलब पूरे 1000 सदस्य जुड़े हैं तो 1000 के लिए नहीं, 10-20 लोग को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है, समाप्त। अलग अलग कंडीशन बता दिया, एक 18 और एक 18 क में। क्लियर बात? तो फिलहाल पंजीयन का रद्द किया जाना किस में है? 18 में कि 18 क में? रद्द वाला होगा धारा 18। सहकारी समिति का प्रबंधन छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की कौन सी अध्याय से संबंधित है? प्रबंधन, प्रबंधन, प्रबंधन। अभी अध्याय बोल दिया ना, तो लाइन से चैप्टर भी कवर करा देता हूँ, क्या तकलीफ। पहले में क्या था? प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, प्रीलिमिनरी। ठीक है, दूसरे में याद आ रहा होगा ट्रिक, जो कोर्स खरीदे होंगे और उसमें लाइन से ट्रिक बताया था, आरएमडी वाला बताया था ट्रिक, आरएमडी, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन है दूसरा चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम बोल रहा हूँ, धारा नहीं। ये चैप्टर पढ़ रहे हैं अब, ये पूछ रहा है मैनेजमेंट के बारे में, पूछ रहा है प्रबंधन के बारे में, तो लाइन से आंसर भी आप खुद बताओगे, मैं लाइन से याद करा रहा हूँ।
पहले वाले में प्रीलिमिनरी है, प से पहला, प से प्रारंभिक, प से पहला, प से प्रारंभिक याद रहेगा। फिर आरएमडी का एक गुट का आता था ना, ठीक है, आरएमडी गुट का आता था। आर से एम से डी, आर से रजिस्ट्रेशन है, एम से मेंबर, मेंबर के क्या कर्तव्य हैं, ये सब चीजें दी हैं। मेंबर्स के राइट्स हैं, मेंबर्स के राइट्स और ड्यूटीज हैं, राइट्स, राइट्स है समझ लो, राइट्स। और मेंबर के ड्यूटीज, डी, डी फॉर ड्यूटीज है धारा 4 में, धारा नहीं अध्याय 4 में। 5 में क्या है, मैनेजमेंट है, क्या है, मैनेजमेंट है। 5 का आपको नहीं पढ़ना है, 5 का भी है अल्पकालीन वाला, लेकिन उसको नहीं पढ़ना है। 6वें में क्या है, 6वें में ऑडिट है। 7वें में क्या है, डिस्प्यूट है, वाद विवाद है। ऑडिट मतलब संपरीक्षा, वाद विवाद और उसका समाधान, डिस्प्यूट, धारा, धारा बोलता हूँ अध्याय 7 में, चैप्टर 7 में। 8 में क्या है, 9 में तो अपराध है, ऑफेंस, नो ऑफेंस करके याद किए थे। 10 में ट्रिब्यूनल है, 10 में ट्रिब्यूनल, ट से 10, ट से ट्रिब्यूनल, ट से 10, ट से ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब होता है अधिकरण। धारा 8 में क्या है, सॉरी 8 वाले में है लिक्विडेशन, ओके, 8 वाले में समापन है, समापन, लिक्विडेशन। 8वें अध्याय में समापन है, लिक्विडेशन। तो 1 से लेकर 10 पूरा मैंने बता दिए। आया था एक क्वेश्चन, लेकिन पूरे 10 इसमें याद करा दिया आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सहकारी समिति का प्रबंधन छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी सोसाइटी अधिनियम 1960 की कौन से अध्याय से संबंध है, मैनेजमेंट कौन से संबंधित है, मैनेजमेंट प्रबंधन अध्याय 5। अध्याय 4 बता सकते थे क्या था, ड्यूटीज हैं, कर्तव्य वगैरह है। 6 बता सकते थे क्या था, ऑडिट है, ऑडिटिंग होता है, सबके छक्के छुट जाते हैं, फिर बत्ती पड़ता है, सब गबन किए सब सामने आ जाता है, ठीक है। फिर इनमें से कोई सा भी पूछा आप बता सकते हो, हाँ बता सकते हो। कोई सोसाइटी अपना नाम में बदलाव कौन सी धारा के अंतर्गत कर सकती है, धारा 13। एक गाना था निमेश रेशमिया के, दिल की सुर्ख दीवारों पे नाम है तेरा तेरा, नाम है तेरा तेरा। तो नाम याद रखना, नाम कौन से धारा में है, धारा 13 में, ठीक है, धारा 13 में नाम है, ठीक है। धारा 11 और धारा 12 दोनों में बाई लॉज में अमेंडमेंट होता है, लेकिन दोनों में बारीक सा अंतर है, इसको बताऊंगा, ठीक। धारा 14 प्रमाणीकरण की बात करता है, ठीक है, प्रमाण की बात करता है, सर्टिफिकेट की बात करता है, ठीक है। बाईलॉज में अमेंडमेंट है, इसमें जैसे धारा 11 में कोई एक्ट में ही सोसाइटी, जो 1960 वाला अधिनियम था ना, उसी एक्ट में चेंजेस आ जाएं तो बाईलॉज में अमेंडमेंट करना पड़े, तो उसका प्रोसीजर धारा 11 में है। और सोसाइटी के मेंबर चाहें या रजिस्ट्रार करना चाहे, रजिस्ट्रार खुद से बाईलॉज में अमेंडमेंट करवा दे तो धारा 12 में कवर है, ठीक है। आगे कहीं और आएगा तो उसको एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में। और हम पढ़ रहे हैं ये धारा 13, नाम में बदलाव कौन से धारा के अंतर्गत होता है, धारा 13 में। तो नाम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस धारा 13 के अंतर्गत 3 बातें याद रख लीजिएगा। पहली बात कि नाम में बदलाव संभव है, किया जा सकता है, कुछ नहीं करना। तो आवेदन वाला जो भी प्रोसेस रहता है, फॉर्म भरने का हो जाता है, उसका रजिस्ट्रार एक रजिस्टर मेंटेन करके रखता है। ये जो धारा 9 पढ़ रहे थे ना हम लोग, 9 के 4, 9 का सबसेक्शन 4 ये बोलता है कि जितने भी रजिस्टर्ड हो गए सोसाइटी, उसका रजिस्टर मेंटेन करके रखेगा कौन, रजिस्ट्रार। ये धारा 9 का 4 बोलता है ना। तो उस रजिस्टर में नाम बस काट पीट के नया नाम लिख देना है। तो नाम में बदलाव संभव है, हाँ हो सकता है, धारा 13 के अंतर्गत। दूसरी बात याद रखेगा आप, 13 में दूसरी बात आप याद रखना कि नाम बदल जाने से सदस्यों की जिम्मेदारी, उनका अधिकार, ये सब नहीं बदलेगा। जैसे किसी सदस्य का 1 लाख का हिस्सेदारी था, 1 लाख का हिस्सेदारी था ABC सोसाइटी में, अब उस सोसाइटी का नाम कर बदल के XYZ कर दिए, तो भैया ऐसा नहीं कि 1 लाख का तुम्हारा हिस्सेदारी ABC में था, XYZ में नहीं था, ऐसा नहीं, इसमें था, इसी का नाम बदल के तो XYZ रखें, ऐसा नहीं हो। कोई लीगल प्रोसीडिंग चलती है ना, लीगल प्रोसीडिंग्स, अब कोई केस चल रहा है ABC पे, कानूनी जो भी कार्रवाई चल रही है, लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, ABC पे चल रहे हैं, ABC से नाम चेंज कर लेके XYZ कर लिए, तो भैया वो कानूनी प्रोसीडिंग्स चलते रहेगा। वो ABC के नाम पे है तो ABC नाम, मतलब ये नया कंपनी बना ना, इसी के ऊपर ही चल रहा समझ लो, ठीक है। नाम बदल जाने से ये सब दायित्व से मुक्त नहीं कर सकते। मैं योगेंद्र का नाम कुछ और रख लूँ, राहुल रख लूँ, तो कोई बदलाव आएगा क्या, नहीं, ठीक। मैं तो वहीं रहूँगा बस, वैसे ही उधर भी है, ओके। सही कथन क्या है इस आ, इसमें ना चेंजेस आ गया, ठीक है। 90 दिन जो है ना वो 45 दिन हो गया, इसको मैं बता रहा हूँ आपको। जो धारा 9 है, 9 के बाद आगे क्या है वो भी मैं अभी बताते चलता हूँ, और यही लास्ट क्वेश्चन करेंगे अभी आज। आज का लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा, तो मेरे को आप कमेंट करके बताना अगर ये सेशन अच्छा लगे ना आपको। जितने लोग भी देखो, अरे 500 1000 लोग देखो। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे ना कि लेक्चर 3 के बाद सहकारिता अधिनियम आया ही नहीं, इसलिए नहीं आया। पहले में तो रुचि दिखाया, दूसरे तीसरे में कम लोगों ने रुचि दिखाया, कमेंट करके कोई बताता नहीं है। तो क्या है, मेहनत करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र होते हैं,
5 मिनट और। मेहनत करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, ये भी ये भी ये भी ये भी, लेकिन हमको जहाँ से प्रेरणा स्रोत मिल जाए, जिसको जिस वीडियो को बनाने के लिए हमें कोई प्रोत्साहित कर दे, कोई बता दे, हम वो बना लेते हैं, पहले उसी पे ध्यान दे देते हैं। अभी जैसे बच्चों को ज़रूरत, ऐसा लगेगा कि शायद बच्चे फिर दूसरे जहाँ से भी देख रहे होंगे, मैनेज कर रहे होंगे, अभी अगर आपको लगेगा तो आप बेशक कमेंट करके बताएं। कोई चीज़ अच्छी लगती है तो बेशक उस पर टिप्पणी दिया कीजिए, नहीं लगता तो खुला मंच है, बोलो। चलो, नहीं कथन क्या है, ये आखिरी क्वेश्चन 166 है ना, 167 से देखेंगे। धारा 9, धारा 9 में भी 1 2 3 4 कैसे करके बहुत सारे सबसेक्शन है, ठीक है। धारा 9 1 2 3 4 में क्या बोल रहा हूँ, बहुत सारा सबसेक्शन है। 9 4 तो अभी मैं बताया है, क्या बताया कि रजिस्टर मेंटेन करेंगे। 9 1 2 3 में क्या है कि जैसे रजिस्ट्रेशन किया जाना, आपको मैंने बताया कि एप्लीकेशन देना होता है, धारा 7 के तहत एप्लीकेशन देना होता है। एप्लीकेशन किसी ने दिया, किसी सोसाइटी ने एप्लीकेशन दिया कि रजिस्ट्रार साहब हमको रजिस्ट्री कर दीजिए, करवा दीजिए। जैसे जमीन की रजिस्ट्री होती है ना, तो रजिस्ट्रार के पास ही जाते हो करवाने, वैसी कोई एप्लीकेशन जमा किया। अब एप्लीकेशन में है बहुत सारी कंडीशंस हैं कि बाईलॉज के 4 कॉपी 5 कॉपी 6 कॉपी ऐसे फोटो कॉपी वाले, तो वो सब है जो भी फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, एप्लीकेशन ले जाके दिए किसको, रजिस्ट्रार के पास। अब रजिस्ट्रार चाहे तो हाँ भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। अब अगर उसको हाँ करना होगा तो 45 दिन के अंतर्गत हाँ करके बता देगा कि हाँ भैया तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। और अगर नहीं भी करना होगा तो 45 दिन के अंतर्गत बता देगा। कर देगा तो ओके, और नहीं करेगा तो उसको कारण बताएगा। ये सब लाइन से 9 1 2 3 4 में कर दिया हुआ है, उसमें 9 1 2 3 4 करके नहीं जा रहा, धारा 9 में ही सब बात याद रखना। 45 दिन के अंतर्गत एप्लीकेशन दिए, उस एप्लीकेशन को स्वीकार करके मतलब रजिस्ट्रेशन करना कितने दिन के अंतर्गत, 45 दिन के अंतर्गत। मना किया तो कारण बताएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं, कारण बताएगा और मना करेगा, ठीक है, कारण बताएगा, ठीक है। अब ना हाँ कर रहा है ना, कभी कभार दिल से ना हाँ निकलती है ना हाँ निकलती है, तो ना निकला ना हाँ निकला, तो उस केस में क्या, 15 दिन, 15 दिन का समय लगेगा। अब डिसाइड नहीं कर पा रहे, थोड़ा और समय लगेगा ना, 45 दिन तो नॉर्मल ऐसे याद रखना है उसको, है ना। 45 दिन तो नॉर्मल उसका समय सीमा है कि हाँ ये बोलो या ना बोलो, ठीक है। लेकिन वो बता ही नहीं रहे, वो बता ही नहीं रहे, बोल रहे कि हमको बताना ही नहीं है। तो 45 दिन के बाद वो 15 दिन का और समय लेगा। अब 15 दिन का और समय लेगा तो क्या करेगा, अपने ऊपर के अधिकारी को भेजेगा, ऊपर के अधिकारी को रजिस्ट्रेशन के लिए भेजेगा, और ऊपर का अधिकारी के भी ऊपर से चले गया कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो 2 महीने का समय लेके बताएगा, ठीक है। और 2 महीने में वो नहीं बता पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, मतलब समझ लो 45 + 15 ये किसके पास टाइम मिलेगा, रजिस्ट्रार के पास। कंफ्यूज मत होना, रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन आया, वहां से वो 45 दिन के अंतर्गत बताना था, नहीं बता पाया, 15 दिन और लेगा, मतलब इधर का 60 दिन रजिस्ट्रार ही ले लिया। अब रजिस्ट्रार मतलब केवल केवल रजिस्ट्रार ही नहीं, रजिस्ट्रार मतलब वो एजे 100 भी रजिस्ट्रार में शामिल होंगे, उनको भी वही पावर मिलता है, ठीक है। अब अगर नीचे के एजे 100 हैं तो अपने ऊपर के अधिकारी को भेज सकते हैं, जैसे एस वाले के पास था तो जॉइंट रजिस्ट्रार के भेज दिया, जॉइंट वाले के पास था तो एडिशनल के पास भेज दिया, एडिशनल वाले के पास था तो रजिस्ट्रार के पास भेज दिया, ऊपर के अधिकारी के पास भेजना ना 15 दिन तक, है ना। और खुद रजिस्ट्रार है तो राज्य सरकार के पास भेजेगा, किसके पास भेजेगा, राज्य सरकार के पास भेजेगा। अब कोई ऐसे टॉप के पास गया, 45 दिन के बाद 15 दिन का समय लेके उसको भेज दिया, अब भेज दिया, इधर आ गया कोई बड़े अधिकारी के पास। अब बड़े अधिकारी को कितने दिन के अंतर्गत निर्णय लेना है, 2 महीने के अंतर्गत, जैसे इसको 45 दिन के अंतर्गत लेना था निर्णय, इसको 2 महीने के अंतर्गत लेना है। अभी 2 महीने में भी डिसीजन नहीं दे पाया, तो अब क्या, और ऊपर अब और क्या, खुदा के पास भेज देंगे, भगवान के पास भेज देंगे, नहीं। अब अगर ये कुछ नहीं बता रहा है, ना हाँ ना नहीं, बताना ही नहीं है बोल रहा है, तो उसको रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया माना जाएगा, ठीक है, बस हो गया, ठीक है। जैसे प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, बस वैसे ही अगर ये किया नहीं जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करें, ये सेशन चलते जाएंगे, अब 3 4 दिन है, कुछ ही दिन है, 48 वाले अलग अलग सेगमेंट आ गया, इसको कल देख लेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी 1 से लेके 18 19 धारा तक तो अच्छे से, 18 धारा तक तो अच्छे से कवर हुई है, 3 से लेके 18 तक तो सेकंड चैप्टर में कवर है, 19 से नया चैप्टर चालू होता है। तो फिर कल, कल तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते चलिए, है ना। कल तो दशहरा है, बट फिर भी दशहरा में कोशिश करूंगा 2 3 4 वीडियोस आ जाएं। आप टिप्पणी जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें। कोर्स के लिए तो नंबर मैंने नीचे डिस्प्ले हो ही रहा है, 8770123667, उस पर आप कोर्स परचेस करने से रिलेटेड कोई भी जानकारी है आप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और
साथ ही साथ मैंने बोला एप्लीकेशन से डायरेक्ट आप कोर्स परचेस कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए।